हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के। एंड दोस्तों आज के जो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं डिफरेंटली चाहता हूँ प्रेजेंट करना। एक पहली बात, यहाँ पर ये जो एक टॉपिक डिसाइडेड है जीडीपी पे सवाल रहेंगे। एंड देन सेकेंडली ये लेवल वाइज अरेंज किए हैं। लेवल 1 में मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन सवाल पूछूंगा, देन एक एडवांस कॉन्सेप्ट रहेगा। 3 में मैं 2 कॉन्सेप्ट्स को इंटर रिलेट करने की ट्राई करूंगा, देन एक करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, एंड देन अंत में ऐसे सवाल जो प्री में पूछे जाते हैं लेकिन मेंस के लिए हम जनरली उनके लिए पढ़ाई करते हैं एंड प्री में पूछ लेते हैं वो। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो प्रीमिक्स है जो जीडीपी स्पेशल। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है बेसिक डेफिनेशन से जुड़ा हुआ। यहाँ पर आपसे एक फॉर्मूला दिखाकर आपको अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, बहुत बेसिक रहता है जनरली फॉर्मूला। आपको पूछा जाता है ये क्या सिग्निफाई करता है। अगर मैं यहाँ पे जो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन देखें, प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। दोस्तों ये किसका फॉर्मूला है? ये हमने बिल्कुल शुरुआती लेक्चर्स में ही इसको कवर करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण हम बेसिक चीज़ें मिस कर जाते हैं। इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप अकॉर्डिंगली फोकस कीजिए इन सब चीजों पर एंड बेसिक्स हमने मिस नहीं करने। तो दोस्तों राइट आंसर बताइए। यहाँ पे राइट आंसर इज यस, इट इज ए। ठीक है, तो ये कंज्यूमर साइड से जब हम देखते हैं अपने डेटा को, तो कंज्यूमर साइड से हमें डेटा नजर आता है, तो अकॉर्डिंगली वो जो हमारा जो जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, प्राइवेट कंजम्पशन, उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, टोटल जो चाहे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाए एंड चाहे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो जाए, एंड देन जो हमारा नेट फॉरेन ट्रेड का मतलब कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। देन दोस्तों उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2015 में हमने जो बदलाव किया था, हमने जीवीए ओरिएंटेड एक अपनी जो जीडीपी कैलकुलेशन बना ली थी, एंड मार्केट प्राइस निकालने का भी हमारे पास एक तरीका है। क्या होता है, जीडीपी अगर हम फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दें, सब्सिडी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास जीडीपी एट फैक्ट जो मार्केट प्राइस आ जाती है। दोस्तों अभी रिसेंटली कोविड के चलते भी भारत की रैंकिंग ड्रॉप करी। आईएमएफ ने रिसेंटली डेटा निकाला, एक्सेल शीट हमने वहाँ पे निकाली। एक्सेल शीट में पता लगता है हमें, बिल्कुल रिसेंट डेटा है ये, कि भारत 6ठे पायदान पर आ चुका है। ठीक है, एंड यूके से नीचे ड्रॉप कर गया। हम 5वें पर थे, लेकिन कोविड के चलते नेगेटिव ग्रोथ रेट था, तो अकॉर्डिंगली हम एक पोजीशन को लूज कर चुके हैं एंड यूके की इकोनॉमी से हम स्लाइटली अभी नीचे आ चुके हैं। ओके, देन दोस्तों यहाँ पे जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके। लेकिन लेक्चर नंबर 1 है हमारा जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, उसमें भी कवर्ड है ये। ओके, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट है अबाउट आईआईपी। आईआईपी में जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ कॉन्सेप्ट में, तो लिखा हुआ जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, दे कंप्राइज, उनका जो वेट रहता है इसमें इट डज इंक्लूड। ठीक है, ये जो आइटम रहती है कोर इंडस्ट्रीज की, इट डज इंक्लूड जो आईआईपी में कैलकुलेशन में शामिल होंगी, वो कौन सी हैं? सीमेंट, कोल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स। क्या ये बात सही है? क्या ये होती हैं शामिल? देन उसके बाद जो बेस ईयर है कैलकुलेशन का 2017-18 है, एंड इसको पब्लिश करने वाली जो क्वार्टरली पब्लिश कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स हमारा ऑफिस एनएसओ। ठीक है, मॉस्पी में रहता है ये। तो आपने मुझे बताना है कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो अगर लेट्स से मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्जाम में और मुझे लेट्स से ये क्लैरिटी नहीं है कि 2017-18 में जो इसका बेस ईयर है या नहीं, बाकी मुझे चीज़ें पता है, तो कोर इंडस्ट्री दोस्तों, कोर इंडस्ट्री में जैसे कि आप जानते हैं कि 8 हमारे पास जो इंडस्ट्रीज रहती हैं, अमंगस्ट लेट्स से ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा भी रहती है, तो जो सीमेंट भी है, कोल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, क्या ये शामिल है आईआईपी में? जी हाँ सर, मुझे याद है कि 40.27% जो वेटेज है कोर इंडस्ट्रीज का है आईआईपी में, तो ये भी तो जो कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट है ये भी तो होंगी ना फिर। ओके, 2017-18 ये मुझे श्योर नहीं है सर, मेरे हिसाब से तो अभी 1 तो पक्का ही करेक्ट है, बाकी मैं देखता हूँ। देन वो कह रहे हैं एनएसओ कंपाइल करता है इसको, एनएसओ कंपाइल करता है, तो ये बात सही है, लेकिन क्या क्वार्टरली करता है? नहीं दोस्तों, ये मंथली आता है ना हमारा। अगर आप पीआईबी को रेगुलरली फॉलो करते हैं, आपको हर महीने दिखता है वो जो क्वेश्चन वो निकाल देते हैं, लेकिन आता चाहे वो हर जो महीने के हिसाब से मंथली, लेकिन वो कितने 6 वीक्स के लैग से आता है। ठीक है, 6 वीक्स के लैग का मतलब क्या होता है कि अगर आप जैसे हमारा जैसे प्री क्योर या प्रीमिक्स जो भी आप देखते हैं, या फिर ना जैसे आप 2 मिनट सीरीज देखते हैं, उसमें भी हम आपको कंपाइलेशन देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अप्रैल का महीना खत्म हुआ, तो अप्रैल के महीना खत्म होते ही नहीं आ जाती, 6 हफ्ते लेट्स से अगर हम बाद उसको पब्लिश करते तो हम बोलते हैं 6 वीक्स के लैग से आ रहा है अप्रैल का कंपाइलेशन, देन मई का आएगा, देन जून का आएगा। गेटिंग इट? तो इसीलिए सिर्फ ये वाला जो क्वार्टरली ने एक स्टेटमेंट ने यहाँ पे सारे काम बिगाड़ दिया, सेकंड भी गलत है, सिर्फ यहाँ पर 1 ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यही बस हमने बताने की ट्राई की आपको कि क्या रहता है। एनएसओ पब्लिश करता है एंड 2011-12 बेस ईयर है, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, उनका वेटेज बता दिया एंड कौन सी हैं। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी जो आप सिंपल गूगल कीजिए आईआईपी स्लीपी क्लासेस, आपको जो लेक्चर दिख जाएंगे, ये मतलब लेक्चर जो लेटेस्ट लेक्चर है वो देख सकते हैं आप। अकॉर्डिंगली आईआईपी के बारे में पूरा आपको यहाँ ज्ञान नॉलेज मिल जाएगी, बहुत रैपिडली मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ये प्री ओरिएंटेड वीडियोज़ ही हैं जो कि एग्जैक्ट आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या जानना है। ओके,
देन दोस्तों अब इंटर रिलेट करते हैं दो कॉन्सेप्ट्स को। यहाँ पर जैसे अब जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें बतानी है स्टेटमेंट कौन सी सही है। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो कह रहे हैं मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है, वो महंगाई नापने का एक यंत्र है जो प्राइस चेंजेस डिटेक्ट करता है वेरी स्पेसिफिक लिमिटेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है, एज इन द प्राइस ऑफ, जो चाहे वो कंपेयर कर सकते हैं इसको हम WPI CPI के साथ। ओके, देन दोस्तों ये इम्प्लिसिटली अपना जो जैसे अगर हम डिफ्लेटर की बात करें किससे निकाला जाता है, एक रेशो है, क्योंकि डिफ्लेटर वो कह रहे हैं कांस्टेंट प्राइसेस टू करंट प्राइसेस। आप बताइए यहाँ पर, ठीक है, कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, WPI CPI से कंपैरिजन थोड़ा सा, एंड डिफ्लेटर एज सच मेरे हिसाब से तो आसान सवाल ही माना जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा कंपैरिजन आ जाता है तो बच्चे डर जाते हैं। ओके, देन दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कोई भी करेक्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक देखिए ये शब्द वेरी स्पेसिफिक लिमिटेड बास्केट नहीं दोस्तों, जीडीपी डिफ्लेटर तो पूरे अक्रॉस जीडीपी कैलकुलेट करता है, एंड अक्रॉस जीडीपी WPI CPI में हमें बास्केट ऑफ गुड्स रहती है कि अच्छा WPI में ये वाली चीज़ों पे महंगाई नापेंगे, CPI में इन चीज़ों पे महंगाई नापेंगे, जो हमारा जीडीपी अक्रॉस जीडीपी तो बिल्कुल डिफ्लेटर उसको कंप्लीट करता है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि डिफ्लेटर इज जो नॉमिनल अपॉन रियल, ठीक है दोस्तों, तो नॉमिनल अपॉन रियल है, नॉट रियल अपॉन नॉमिनल, गेटिंग इट। तो इसीलिए ये चीज़ को हमने गलत नहीं करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, हमारे 2 मार्क्स लूज हो जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, जो रियल अब जो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, जो नॉमिनल ऊपर न्यूमिनेटर में। ऑलराइट, तो यहाँ पे बाकी आपके लिए भी लगा के रख दिया कि जो जैसे जीडीपी डिफ्लेटर है इसलिए कोई फिक्स बास्केट नहीं है, अक्रॉस जीडीपी जो हमारे कैलकुलेशंस रहेंगी उसी पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ओके, देन दोस्तों जो हमने डिफ्लेटर पे वैसे क्लासेस है हमारी बिल्कुल यूट्यूब भरा पड़ा इकोनॉमी के लेक्चर से हमारे, तो आप देखिए एक बार उनको आराम से, कितने बच्चों ने उनसे हेल्प ली है। आप सोच सकते हैं कि सर वो आपने 2-3 साल पुराने वीडियोस हो गए, नहीं वो पुराने नहीं, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एवरग्रीन। देन करंट अफेयर्स के साथ फॉलो कीजिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर आस्क्ड इन UPSC। ओके, देन दोस्तों करंट अफेयर्स एक ओरिएंटेड क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बेसिक है ये। तो ओके, एक ILO ने एक रिपोर्ट निकाली 2018 में, UPSC ऐसा करता है, थोड़ी सी पुरानी रिपोर्ट को निकाल के लाता है क्योंकि वो न्यूज़ में होती है किसी कारण से, इसलिए निकालता है, ठीक है। उसमें बात की थी उन्होंने केयर इकोनॉमी के रिगार्डिंग, ILO की रिपोर्ट ने, ठीक है। एंड देन वो बोल रहे हैं कि जो केयर वर्कर्स जो हैं, जो केयर का काम है वो 2030 तक बढ़ जाएगा। क्या कारण रहेंगे? क्या वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बताइए कि कौन सी ऑप्शंस हैं करेक्ट कि 2030 तक केयर वर्कर्स की डिमांड क्यों बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, देन दोस्तों राइट आंसर इज यहाँ पर तीनों ही करेक्ट हैं। जनरली ऐसी जो चीज़ें रहती हैं आप देखिए, अच्छा आपको बस लॉजिकल एक रीजनिंग निकालनी होती है, ऐसा क्यों होगा कि केयर इकोनॉमी, जैसे कि आप जानते हैं कि केयर इकोनॉमी पर्टिकुलरली जैसे क्या रहती है, जैसे आप देखें ऐसे ब्रॉडली ऐसे वाले जो काम जहाँ पर आप किसी इंसान की जैसे या तो आप जैसे फिजिकल नीड या साइकोलॉजिकल या इमोशनल नीड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर जैसे अभी कोविड चल रहा था, पेंडेमिक चल रहा था, बहुत तरह के केयर वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी, हो सकता है वो डॉक्टर्स की बात हो रही हो, नर्सेस की बात हो रही हो, ठीक है। एंड देन दोस्तों घर पर भी तो बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, घर पर जैसे वर्क फ्रॉम होम हुआ, वहाँ पर भी अगर आपके जो घर में अगर डोमेस्टिक हेल्प आते हैं तो वो भी केयर वर्कर की श्रेणी में आते हैं। देन दोस्तों अगर आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी आपके केयर वर्कर्स हैं। तो ILO इनको बहुत ब्रॉडली डिफाइन करते हैं, वो कह रहे हैं वाइड रेंज है वर्कर्स की, चाहे वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो, चाहे डॉक्टर्स डेंटिस्ट हो, ठीक है, या फिर है ना केयर ही प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी को। एंड देन उसके बाद यह हो सकता है कि जो ऐसे पर्सनल केयर टाइप वाले भी हों, एंड देन डोमेस्टिक वर्कर्स भी इसमें शामिल होते हैं। एंड देन वो कह रहे हैं कि जो पेंडेमिक ने हाईलाइट किया कितने इंपॉर्टेंट हैं ये सब चीज़ें। एंड देन उसके बाद जो इसमें एक बात जो देखने वाली है, केयर वर्कर में जेंडर बर्डन रहता है कि बहुत सारे ऐसे काम, अगर डोमेस्टिक वर्क की बात देखें, अगर हमारे डोमेस्टिक हेल्प हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वो इंक्रीजिंगली विमेन रहती हैं, ठीक है, क्योंकि लो कॉस्ट एक जॉब, लो सैलरी वाली जॉब रहती है, वो मेन उसमें नहीं आते, इसलिए वहाँ पे फीमेल इंक्रीजिंगली देखा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। एंड देन वो कह रहे हैं इंडिया की जो इकॉनमी भी है वो काफ़ी जो से एकदम से उसको झटका लगा है, तो केयर वर्कर्स की रिक्वायरमेंट हमारी इकॉनमी को आगे ले जा सकती है, हमारे लिए बहुत सारी इनकम जनरेट कर सकती है। एंड अकॉर्डिंगली जो रिवाइवल स्ट्रैटेजी भी इसी पे बेस्ड होनी चाहिए कि केयर वर्कर्स में ये जो इनइक्वालिटी है इसको भी सही किया जाए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अगर हम बात करें जो हमारी जो लो एंड मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं वहाँ पर इंक्रीजिंगली लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, उनको जो एल्डरली पॉपुलेशन को केयर की रिक्वायरमेंट है, हमारे वहाँ पर हमारी कंट्री ऐसी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है, इनकम जनरेट हो सकती है। एंड देन अर्बनाइजेशन, जब अर्बनाइजेशन जो दोस्तों जब होती है तो हमारे ट्रेडिशनल जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं, जैसे दादा दादी नाना नानी, उनके साथ लोग नहीं रहते, छोड़कर जो शहरों में जाना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है, न्यूक्लियराइजेशन शुरू हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि अगर आप वहाँ पर अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, दादा दादी तो है नहीं है आपके साथ, आपके पेरेंट्स तो है नहीं आपके साथ, तो केयर वर्कर्स की रिक्वायरमेंट। एंड देन बैक होम
जो आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको रिक्वायरमेंट है, तो आपको उनको भी केयर वर्कर्स वहाँ पे आपको चाहेंगे कि वहाँ पे उन तक पहुँच जाएँ, तो इसलिए डिमांड जनरेट होती है। एंड देन क्लाइमेट चेंज। दोस्तों क्लाइमेट चेंज के कारण भी यही हुआ कि इंक्रीजिंगली जो बहुत सारा जो केयर का काम है वो किस पर आ रहा है, विमेन एंड चिल्ड्रन पर। हमें ये इसलिए ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज अगर हो, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं समझना, कई बार ऐसे लगता है कि ये कैसे क्लाइमेट चेंज में कैसे विमेन पे जो ज़्यादा बर्डन आता है। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ दोस्तों। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो डाउन टू अर्थ पे जिसको जो बहुत बार कोट करता है, वो ये है कि जैसे लेट्स से कि अभी विमेन हैं गांव में, रूरल एरियाज़ में, वो पानी भर के लाती हैं। एंड देन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, हमारे अगर ड्रॉट पड़ेंगे तो जो पानी के जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो दूर 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 होते जाएंगे और ज़्यादा चलना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस कारण होगा क्या, जो विमेन है या चिल्ड्रन है जिनको अक्सर कहा जाता है कि जाके पानी भर के लाइए, तो उनका काम बढ़ जाएगा। तो उनको कैसे, अब उनको इंक्रीजिंगली देखें तो अपने स्किल पर, अपनी एजुकेशन पर टाइम नहीं लगा सकते वो पानी भरने में। अगर दिन का उनका टाइम बढ़ना शुरू हो गया, अब जैसे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं तो वुड नहीं मिलती, फ्यूल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है ये जो अनपेड जो केयर कर रहे हैं, वो अनपेड केयर है ना, पूरे परिवार का जो ध्यान रख रहे हैं, वो इसको भी दिमाग में रख के चला जाए, ताकि अगर वो इस तरह से अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जाए या फिर इसके लिए कुछ प्लानिंग की जाए, ठीक है। तो ये केयर वर्कर्स की यहाँ पे जो 3 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन आने वाले टाइम में होंगी, आईएलओ की रिपोर्ट इसको बताती है। एंड देन एक ये मेंस में आप इसको डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं कि कैसे हम इंक्रीजिंगली और ज़्यादा बेहतर हम एक सिस्टम बना सकते हैं जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करेगा एंड हमारा सोशल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों, अब मेंस टाइप एक क्वेश्चन में आपको मैं और जो चाहता हूँ डिस्कस कर लें। तो दोस्तों ये है अबाउट ग्रीन नेशनल अकाउंट्स, ठीक है, जो ग्रीन नेशनल अकाउंट्स इन इंडिया को लेकर। तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है, वो है रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल। तो ये रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल जो है हमारा, ये क्या मतलब है इसका, क्या ये पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन, उसके इंडिकेटर्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, उसकी बात है। देन दूसरी हमारी स्टेटमेंट है दैट इज नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल है ये वो चीज़ें हैं जो नेचुरल गुड्स हैं, जैसे इकोसिस्टम, लैंड, वाटर, हमारे जो सब सॉइल रिसोर्सेज, ठीक है। तो क्या आपने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे विद रिगार्ड टू ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग इन इंडिया, उसके रिगार्डिंग ये जो 2 हमने डेफिनेशन देखी है, ये सही है कि गलत है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही हमारे सामने स्टेटमेंट्स, एंड इन स्टेटमेंट्स को आप बताइए। थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुश्किल सवाल है, लेकिन कॉमन सेंस से लगाते हैं, कोई भी सवाल मुश्किल नहीं रहता दोस्तों। लेकिन हाँ, अगेन अगर हमने पढ़ा होगा तो ही कॉमन सेंस काम करती है, अदरवाइज गलती भी होने का चांस भी बढ़ जाता है, ठीक है। एंड राइट आंसर इज यहाँ पर सिर्फ 2 सही है, रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल इज नॉट दिस, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे जो एक एनवी स्टैट्स करके एक इंपॉर्टेंट हमारे पास डॉक्यूमेंट रहता है, उसी में ही बहुत सारी डेफिनेशन है। तो भारत ने वैसे क्या किया था, एक जो पार्थदास गुप्ता जी के अंदर एक कमेटी बनाई थी कि कैसे हम ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग भारत में ला सकते हैं। देन उन्होंने अपना एक रिपोर्ट पब्लिश करी, उन्होंने बताया कि कैसे ज़रूरी है कि हम अपने देश की कुछ बहुत सारे, जैसे अगर हमें वेल्थ बढ़ानी है तो सोशल वेल्थ भी बढ़ानी पड़ेगी। तो वहाँ पे वो टर्म लेके आते हैं, कहते हैं अगर हमें वेल्थ को ओवरऑल 3 एस्पेक्ट में देखना चाहिए। एक तो है रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल, जो कि है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जैसे सड़कें, पोर्ट्स, केबल, है ना, ये सब कुछ, ये रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल है। इसको हम बार बार, एक पोर्ट बना दिया दूसरा भी बना सकते हैं, तीसरा रोड्स एक्सेट्रा, हम मल्टीपल तरह से इक्विपमेंट्स बना सकते हैं। देन आता है आपका ह्यूमन कैपिटल, वो है आपका पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन कैसा है, ठीक है, उसमें यंग लोग ज़्यादा हैं या फिर उसमें एल्डरली ज़्यादा हैं, ठीक है। एंड देन क्वालिटी कैसी है पॉपुलेशन की, एजुकेशन कितनी है उनके पास, हेल्दी है भी है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल। देन तीसरा बोलते हैं नेचुरल कैपिटल, जो कि आपके पास कितना नेचुरल कैपिटल है आपके पास, इसको कितना आप डिप्लीट होने से रोक पाते हैं। अगर डिप्लीट हो गया तो आपके जो बहुत ज़िंदगी दिक्कत में आ सकती है, इकोनॉमी खराब हो सकती है, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें 3 तरह के कैपिटल हैं, याद रख सकते हैं, मेंस में भी ये काम आएंगे। एंड देन मैं आपको ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स वाले डायग्राम दे रहा हूँ जो मेंस में काम आते हैं। जैसे देखिए, वो कह रहे हैं नेचुरल एसेट्स होते हैं, नेचुरल एसेट्स में जो हमें बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं, हमारा बेसिक, हमारा रॉ मटेरियल है फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जब फॉर एवरीथिंग है, उसके बाद देखिए जैसे हमारे जो क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रही है, तो जो हमारे पास जो पहले कैपिटल, कुछ हमारे पास जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहती है जैसे मशीनरी एटसेट्रा, तो वो चीज़ें प्रोडक्शन कर रही है, वो प्रोडक्शन की जो सामान बन रहा है वो हमारे कंज्यूमर, हमारे जो हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम हाउस होल्ड हमें लेबर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्शन को ही जो डील कर रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर ये नेचुरल एसेट जो स्टार्टिंग पॉइंट है यही डिप्लीट हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है। एंड ऐसे ही एक बहुत ही बढ़िया एक आर्टिकल है 2017 का लोकमत टाइम्स का, इसको भी मैंने यहाँ लगा दिया, इसको भी आप अगर जो चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, एंड अदरवाइज इसको हम कंपाइलेशन में तो डाल ही देंगे, ठीक है,
जो PDF में। ठीक है दोस्तों, तो बस यही आज हमने 2 मिनट में भी ऐसे हमने जो GST और एग्जम्पशंस की बात की थी, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है कि क्या जैसे 4 तरह की, जैसे GST में अगर बात करें तो नॉन GST चीज़ें होती हैं, देन GST में नील रेटेड क्या रहता है, व्हाट इज एग्जम्प्ट एंड व्हाट इज जीरो रेटेड। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, UPSC प्री में पूछ सकता है, तो अकॉर्डिंगली अगर आपने नहीं देखा लेक्चर तो जाके देख लीजिएगा, आज ही हमने इसको पब्लिश किया था। ठीक है दोस्तों, बाकी जो स्लीपी का एक नया प्लेटफॉर्म है जिसमें अभी हम नई नई तरह की चीज़ें चाहते हैं डालना, पहले वाले प्लेटफॉर्म से मूव करके अब थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एंड और बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट की जो इनपुट्स पर बेस्ड हमने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया अपना। ठीक है, पहले वाला जेनरिक था जो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के लिए, एक अभी हमारा थोड़ा सा यूनिक हमने बनाने की कोशिश की है, तो अभी इसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं, आपके इनपुट्स आ रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड देन उसमें जो अभी जो कोर्सेज भी अवेलेबल हो चुके हैं, एंड देन जो बैच 3 है 2022 के लिए, अगर मैं आपको बताऊं 2022 के लिए बैच 1 बैच 2 जैसे प्रीवियस से शुरू हो गए थे, 45 डेज के अंतराल पे शुरू होते हैं, बैच 3 की एडमिशन चल रही है, आंसर राइटिंग भी चल रही है, क्योंकि 2021 का हमारा प्रीलिम्स थोड़ा पोस्टपोन्ड है, तो आंसर राइटिंग चल रही है। तो इसीलिए अगर आप आंसर राइटिंग चाहते हैं करना, तो हमारे जो चाहे आप GS का ले सकते हैं बैच, चाहे वो पॉल साइंस IR का है, सोशो का। ठीक है, 6000 रुपीज़ के ही बैच रहते हैं, जो हमारे जो 48 डेज हम आंसर्स लिखेंगे, 48 आंसर्स, हर रोज़ आपको एक सवाल आएगा, 7 डेज मिलेंगे उसको लिख के सबमिट करने में। 31 मई को शुरू हो जाएगा, मॉडल आंसर्स भी हैं। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारे जो अगर जो बैच 3 है, चाहे वो सोशो का है, चाहे वो पॉल साइंस का है, या फिर वो हमारे जो GS का बैच है, वो सब अवेलेबल हैं दोस्तों। इनको आप अवेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। एंड देन अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, पहले हमें वो बनाने पड़ते थे बहुत सारे जो बंडल्स, ठीक है, अभी हम उनको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप मल्टीपल जैसे चीज़ें खरीदते जाते हैं, मल्टीपल चीज़ें ऐड करते जाते हैं, ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ती है जब उसकी, तो डिस्काउंट्स अपने आप लगते रहते हैं। वो पीछे एक फीचर ऐड हो गया है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इजी करने की ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा डीक्लटर करने की ट्राई कर रहे हैं, ताकि ज़िंदगी थोड़ी आसान रहे। ऑलराइट, चलिए बस यही था आज के दोस्तों हमारे प्रीमिक्स के 5 सवालों में। एंड दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, मेरे को बहुत मज़ा आता है अंत में देखने में कितने लोग देख रहे हैं, तो आप बस मुझे एक बात बताइएगा, ठीक है, बस एक शब्द लिखिएगा, ठीक है, दैट इज़ सस्टेनेबल। ठीक है, लेट्स जस्ट सी कि कितने लोग अभी तक देख रहे थे वीडियो, एंड इट रियली मेक्स मी थोड़ा सा डिलाइटेड अगर आप ऐसा लिखते हैं तो, सस्टेनेबल। ठीक है दोस्तों, ऑलराइट, मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड बी सेफ।